हाय गाइज, मैं विनोद गढ़वाल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विनोद गढ़वाल पर। प्यारे बच्चों, दोस्तों, हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट विनियम अधिनियम 1773 का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, साथियों, मैं आपको पूरी तरह से यह स्पष्ट करता हूं, ऑलमोस्ट क्लियर करता हूं कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में इस मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि अंग्रेजों के आगमन के बाद ही नए नए अधिनियम एक्ट आना शुरू हुए, जो कहीं ना कहीं जब भारत का संविधान तैयार हुआ तो इन अधिनियमों का हमारे संविधान में एक गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए आप मेरे वीडियो को लगातार सुनते रहें, देखते रहें, और यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन दबाकर वीडियो प्राप्त करें। आज का हमारा चैप्टर है सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे हिंदी में विनियमन अधिनियम 1773 कहा जाता है। तो क्या था यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773? किसे कहते हैं 1773 का विनियमन अधिनियम? इसे जानने से पूर्व मैं आपको पिछले वीडियो की थोड़ी सी समरी बता देता हूं, ताकि आपको इसका क्रमबद्ध भूमिका याद रहे। हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था कि 31 दिसंबर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में स्थापित की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी, पूरी तरह से निजी व्यापारिक कंपनी थी, जिसने भारत में आते ही एक नारा दिया, भूभाग नहीं व्यापार। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना था कि हमें जमीन नहीं चाहिए, हमें शासन नहीं करना है, हमें केवल व्यापार करना है। तो अपने व्यापार के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। प्रारंभ में इन्होंने भारत से कपास, रेशम, चाय, नील, अफीम आदि की खेती पर अधिक बल दिया और इसी से अपना व्यापार शुरू किया। प्रारंभिक समय में इन्हें पुर्तगालियों से थोड़ा संघर्ष करना पड़ा, किंतु समय अनुसार सारी परिस्थितियां ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुरूप होती चली गई। देखते ही देखते ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी बन गई। इसका बोलबाला पूरे भारत में होने लगा और कहीं ना कहीं इस ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन में भी लाभ पहुंचने लगा। समय चलता रहा, व्यापार फलता फूलता रहा। व्यापार में दिन दोगुनी चार रात चौगुनी उन्नति हुई। देखते ही देखते इन्होंने भारत के कई शहरों में अपने व्यापारिक केंद्र खोले, ट्रेड पोस्टें बनाई, जिनमें सूरत, आगरा,
भरूच, मछलीपट्टनम, बहरामपुर, कलकत्ता, कई ऐसे स्थान थे जहां पर ये अपना व्यापारिक केंद्र करते थे। बाद में व्यापारिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 3 प्रेसिडेंसियां बनाई, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जिसे मुंबई प्रेसिडेंसी भी कहा जाता है। सन 1726 का एक चार्टर आया, राजा लेख आया, जिसके तहत बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में गवर्नर की नियुक्ति की गई और इन गवर्नरों को अपनी अपनी प्रेसिडेंसी में कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई कि आप अपने हिसाब से व्यापार को बढ़ाइए। इसके पहले हमने देखा था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो इसको निर्देशित करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था, जिसमें 24 सदस्य थे और यही 24 सदस्य एक एक वर्ष का कार्यकाल में कंपनी का निर्देशन करते थे। किंतु 1726 के चार्टर से बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को अधिकार दे दिए कि वे अपने सहूलियत के मुताबिक व्यापार को बढ़ाएं। सन 1750 आते आते इन्होंने भारत में ये देख लिया कि भारत के राजा महाराजा जो हैं उनको आराम से आपस में लड़ाकर, आपस में संघर्ष कराकर, इनमें फूट डालकर हम शासन कर सकते हैं। यानी कि 1750 आते आते इनकी जो व्यापारिक नीति थी उसमें परिवर्तन हुआ और इनके मन में भारत में शासन करने की इच्छा जागृत हुई। तो जब शासन करने की इच्छा जागृत हुई तो इन्होंने राजा महाराजाओं में फूट डालने का अपना जो षड्यंत्र है वो रचना चालू कर दिया और इस फूट डालों का परिणाम 23 जून 1757 को हमें प्लासी के युद्ध में देखने को मिला। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके सेनापति मीर जाफर को अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया था। जब अंग्रेजों ने मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया तो 23 जून 1757 को जो युद्ध हुआ प्लासी के मैदान में, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई और बाद में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। तो प्लासी के युद्ध में जब अंग्रेजों की विजय हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, इसी प्लासी के युद्ध से माना जाता है कि भारत अंग्रेजों का गुलाम बनता गया। प्लासी का युद्ध माना जाता है कि अंग्रेजों की शासन करने की जो नीति थी उसका नींव का पत्थर साबित हुई। मीर जाफर जो कि बंगाल का नवाब बना था, उसे भी कुछ समय पश्चात षड्यंत्र करके अंग्रेजों ने हटा दिया और सन 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर कासिम जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी धन देता था और ईस्ट इंडिया कंपनी की हर मांग को पूरा करता था। किंतु जैसे जैसे समय बीता, मीर कासिम ईस्ट इंडिया कंपनी की मांग को अत्यधिक अत्याचार के रूप में देखने लगा।
ऐसे में उसने अवध के नरेश शुजाउद्दौला से भेंट की और कहा कि क्या आप मेरी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ सहायता कर सकते हो। अवध नरेश तैयार हो गए। यही बात जब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जो समय दिल्ली का सम्राट था, उसको पता चली, तो वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध इन दोनों के साथ मिल गए और इन तीनों ने एक गुट बनाया और गुट बनाकर अंग्रेजों को बंगाल से चले जाने को कहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि 22 अक्टूबर सन 1764 में बिहार के नज़दीक बक्सर में युद्ध लड़ा गया, जिसे इतिहास में बक्सर का युद्ध माना जाता है, बक्सर का युद्ध कहा जाता है। तो इस बक्सर के युद्ध में जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी सेना का सेनापति था सर हेक्टर मुनरो, उन्होंने अवध के नरेश शुजाउद्दौला के कुछ सैनिकों को अपनी ओर मिला लिया और उसकी सैन्य गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने लगा। 22 अक्टूबर 1764 को जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो गुट की जो सेना थी, अवध नरेश, दिल्ली सम्राट और मीर कासिम की जो सेना थी, वह घुड़सवार थी और इसके विपरीत में अंग्रेजों की जो सेना थी वो तोपों से लैस थी। तो जो अवध नरेश की सेना थी वो तोपों के सामने नहीं टिक सकी और कहा जाता है कि 9 बजे युद्ध प्रारंभ हुआ था और 12 बजे ही अवध नरेश को अपनी सेना वापस लेना पड़ी, पीछे खींचना पड़ी। इस घटना को देखकर मीर कासिम भाग गया और फिर रॉबर्ट क्लाइव इस समय इंग्लैंड में थे, वे युद्ध का सुनकर भारत आए। फिर संधियां हुई। इस संधि का प्रावधान मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं संधि पिछले वीडियो में आपको बताना भूल गया था। तो 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 तारीख आप याद रखिए। 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई और किसके मध्य हुई। तो इलाहाबाद की संधि सन 1765 में हुई और अंग्रेजों की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बंगाल के नवाब रॉबर्ट क्लाइव इस संधि में शामिल हुए, जबकि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध नरेश शुजाउद्दौला के बीच में यह संधियां हुई। तो शाह आलम से यह कहा गया कि हम आपको राजा बनाए रखते हैं, लेकिन आपको कुछ धनराशि हमको हमेशा देना होगी। लगभग 25 लाख रुपए की राशि शाह आलम से उन्होंने ली और अवध नरेश को कहा कि हम आपको अवध का नरेश मानते हैं, बनाए रखते हैं, किंतु आपको बक्सर का जो युद्ध हुआ है उसके लिए उत्तरदायी आप हैं। इसलिए इतिहासकार बताते हैं कि 50 से 60 लाख रुपए हर्जाने के रूप में अवध नरेश से लिए और साथ ही कोला और इलाहाबाद के 2 स्थान भी अवध नरेश से छीनकर शाह आलम को दे दिए गए। शाह आलम को इलाहाबाद और कोरा का जो क्षेत्र था वो दे दिया गया। इसके बदले में शाह आलम से एक पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए और इस पत्र के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अपने हाथों में ले ली।
दीवानी का मतलब होता है भू राजस्व। जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का भू राजस्व था, एक बहुत बड़ा अधिकार इस पत्र के माध्यम से अंग्रेजों के पास चला गया, जिससे अंग्रेजों की माली हालत काफी सुधरी। और जब दीवानी हासिल हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक निर्धारित मात्रा में टैक्स वसूलना चालू कर दिया, यानी कि टैक्स का जो है निर्धारण कर दिया गया कि इन स्थानों से, यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से इतनी इतनी राशि हम टैक्स के रूप में वसूलेंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अधिकारी गांवों में जाते थे, मैंने उदाहरण दिया था आपको कि लगान मूवी को आप याद कीजिए, तो लगान मूवी में जिस प्रकार बताया गया कि कोई अंग्रेज अधिकारी जाता था और कहते थे गांव वालों से कि आप दोगुना हमें कर दो, दोगुनी राशि हमें टैक्स के रूप में देना होगी। तो अधिकारी कर्मचारी दोगुना टैक्स जनता से वसूलते थे और कंपनी में जो तय टैक्स था वही जमा करते थे। यानी कि कंपनी को कम राशि जमा हो रही है, ग्रामीणों से ज्यादा राशि वसूल की जा रही है। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था। अधिकारी कर्मचारी अपने आप को बॉस समझने लगे थे कि हम ही स्वयंभू हैं, हम ही बॉस हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि भारत से इंग्लैंड का रास्ता बहुत समय का था, कोई आसानी से आ जा नहीं सकता था। जब कंपनी को टैक्स कम मिलने लगा तो उसकी माली हालत खस्ता हो गई, वह दिवालियापन की स्थिति में पहुंच गई। तो सन 1772 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, जो शेयर होल्डर थे, जिनमें इंग्लैंड के मंत्री, सांसद भी शामिल थे, उन्होंने इंग्लैंड की संसद से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ऋण मांगा, कर्जा मांगा कि हमें आप लोन दीजिए। लेकिन ब्रिटिश संसद के जो सांसद थे वो इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि आपके अधिकारी कर्मचारी तो काफी संपन्न है, बहुत अच्छा सा उनका रहन सहन है। जब अधिकारी कर्मचारी इतने लाभ में हैं तो कंपनी को कैसे नुकसान हो सकता है, कंपनी कैसे में घाटे में जा सकती है, कंपनी को कैसे हानि हो रही है। तो संसद मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्ता धर्ता थे, उन्होंने संसद को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो मान गए कि हाँ, कंपनी नुकसान में है। इस हेतु ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे चार्ल्स, उन्होंने एक कमेटी का निर्माण किया और वह कमेटी भारत आई। जब भारत आई तो इन्होंने देखा कि ग्रामीणों से दोगुना टैक्स वसूलते हैं लेकिन कंपनी को बहुत कम राशि जमा करते हैं, जिसके कारण कंपनी घाटे में चली गई है। 1772 में जब ब्रिटेन के संसद को यह जानकारी मिलती है कि हाँ, वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी नुकसान में है, दिवालिया की स्थिति में है, यदि उसको लोन नहीं दिया गया तो वो डूब जाएगी। ऐसे में सन 1773 में एक अधिनियम पारित किया गया, एक एक्ट पारित किया गया, जिसको ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश संसद ने ये तो मान लिया कि हम आपको ऋण देते हैं, हम आपको कर्जा देते हैं, हम आपको लोन देते हैं। किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किंतु अब हम यह ऋण कुछ शर्तों के साथ देंगे, कुछ हमारे नियम होंगे, कुछ हमारे कानून होंगे, कुछ हमारे निर्देश होंगे, जिसे आपको मानना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी तैयार हो गई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी तैयार हो गई ऋण देने के लिए, ब्रिटिश संसद ऋण देने के लिए तैयार हो गई, तो ऐसे में रेगुलेटिंग एक्ट, नाम से स्पष्ट है, रेगुलेटिंग यानी कि रेगुलेशन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनाया गया। तो ये सारी भूमिका
हमने देखी कि क्यों, किस अवस्था में रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब रेगुलेटिंग, जैसे रेगुलेटर, आप पंखा देखते हैं, हम पंखे में रेगुलेटर लगा होता है, हम जैसा रेगुलेटर घुमाते हैं उसी स्पीड से पंखा चलता है। तो यहां पर अब रेगुलेटर किसके हाथों में पहुंच गया? ब्रिटिश संसद के हाथ में। यानी कि ब्रिटिश संसद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करेगी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित, रेगुलर और कंट्रोल करने की दिशा में पहला कदम था। रेगुलेटिंग एक्ट जो कि ब्रिटिश संसद ने पारित किया था, वह ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में नियमित, रेगुलर और कंट्रोल करने की दिशा में पहला कदम था। अब हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट की महत्वपूर्ण बातें क्या थी। वे क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं रेगुलेटिंग एक्ट विनियमन अधिनियम के, जो कि 1773 में आया था। तो इसका पहला पक्ष है कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करेगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी नहीं कर सकेगी, वह ब्रिटिश राज परिवार के अधीनस्थ होगी, उसके निर्देशों को मानेगी, क्योंकि ब्रिटिश राज परिवार कहीं ना कहीं इस बात से भयभीत हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अगर भारत में फलती फूलती रही तो हो सकता है भविष्य में ये हमारे लिए भी खतरा हो जाए। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने का कार्य किया। तो पहली बात समझ गए आप कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद द्वारा नियमित और नियंत्रित करने का एक कदम था। दूसरा, इस एक्ट ने, यानी कि 1773 के एक्ट ने कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को वैधानिक मान्यता प्रदान की। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि व्यापार करने आई थी, अब वह कंपनी राज में परिवर्तित हो गई थी। यानी कि कंपनी व्यापार भी करेगी, साथ साथ शासन भी करेगी। तो प्रशासनिक जो कदम उठाए जाएंगे या राजनीतिक दृष्टि से जो कदम उठाएंगे उसको ब्रिटेन की सरकार कानूनी मान्यता प्रदान करेगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसने केंद्रीय प्रशासन की नींव भारत में रख दी। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में, वो ब्रिटिश सरकार की एजेंट हो गई। एजेंट के रूप में अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कार्य करेगी। इसका केंद्रीय नेतृत्व जो होगा वह ब्रिटेन में होगा। ब्रिटेन से पूरी कार्य प्रणाली जो है वो संचालित होगी। तो ये मुख्य बातें थी जो कि रेगुलेटिंग एक्ट की महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट विनियमन अधिनियम 1773 की क्या मुख्य विशेषता है। रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य विशेषताएं। नंबर 1, गवर्नर जनरल पद की स्थापना। सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एक गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया गया। अभी तक हमने देखा कि 3 गवर्नर होते थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर, मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर और बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर। तो इन तीनों ही गवर्नरों के स्थान पर एक गवर्नर जनरल का पद बनाया गया और इस एक गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद भी बनाई गई जो कि गवर्नर जनरल के कार्यों में सहायता प्रदान करेगी।
बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। आपसे पूछा जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और यदि आपसे पूछा जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो आपका उत्तर होगा बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर थे, जबकि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे। इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। नंबर 2, गवर्नरों को अधीनस्थ बनाया गया। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, उन्हें गवर्नर जनरल के अधीनस्थ कर दिया गया। यानी कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, मुंबई प्रेसिडेंसी जो है, वह अब स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकेगी। जो भी कार्य करेगी उसकी रिपोर्ट गवर्नर जनरल को देना होगी। यानी कि गवर्नर जनरल जो है वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में परिवर्तित हो गया, उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में परिवर्तित हो गया। तो ये दोनों जो गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल के अधीनस्थ कर दिए गए। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सन 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। जो हम आज सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, इससे पूर्व सन 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई, जो कि इन मामलों का निपटारा, कंपनी के जो मामले रहेंगे, भारत के जो मामले रहेंगे, उनका निपटारा यही कलकत्ता में करेगी, क्योंकि हर कोई तो इंग्लैंड लंदन जा नहीं सकता था। ऐसे में सन 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे वे सर एलिजा इम्पवेने थे। इनके 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। एक जो महत्वपूर्ण विशेषता थी कि निजी व्यापार को समाप्त कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो लोग निजी व्यापार करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से माल लेते थे और स्वयं अपना व्यापार करते थे, तो इस व्यापार को पूरी तरह से, जो निजी व्यापार हो रहा था उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और जो व्यापारी भारतीयों से गिफ्ट उपहार लिया करते थे उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया। अब कोई भी व्यापारी किसी भी भारतीयों से ना तो गिफ्ट लेगा, ना उपहार लेगा और ना ही रिश्वत लेगा, जिससे कंपनी को पूरा मुनाफा मिले। एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई, जो कि गवर्नर जनरल के कार्यों की समीक्षा करता था, कार्यों का मूल्यांकन करता था, उसके कार्यों पर निगरानी रखता था। और जो जानकारी गवर्नर जनरल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को देते थे, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यह जानकारी केंद्रीय नेतृत्व यानी कि ब्रिटेन में बैठी सरकार को देता था। कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है, हम कह सकते हैं वर्तमान का राज्यपाल की भूमिका में थे। साथ ही साथ कंपनी के राजस्व, नागरिक एवं सैन्य संबंधित जानकारी जो अभी तक किसी को नहीं दी जाती थी, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से यह तय किया गया कि अब गवर्नर जनरल राजस्व कितना आ रहा है, कहाँ कैसा व्यय हो रहा है, सैन्य स्थिति क्या है, नागरिकों की
क्या समस्या है, क्या उसका निदान है, यह समस्त जानकारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को देगा और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इस जानकारी को भी ब्रिटिश सरकार को उपलब्ध कराएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, विनियमन अधिनियम 1773 की, जो कि मैंने आपके सामने रखी है। यानी कि कुल मिलाकर 1773 का अधिनियम भारत के लिए यह पहला एक्ट था और यही सब जितने भी एक्ट आए 1773 और उसके बाद और भी। हाँ, एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं कि 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें कुछ खामियां थी, इसमें कुछ कमियां थी। तो उन खामियों को दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट लाया गया जिसको नाम दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, हिंदी में कहते हैं संशोधनात्मक अधिनियम। 1773 की जो कमियां थी, जो खामियां थी, उनको दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया जिसके द्वारा जो भी कमियां थी उनको दूर कर दिया गया। तो आज आपने देखा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। ऐसे ही कई महत्वपूर्ण अधिनियम आए और इन अधिनियमों का, इन एक्ट का भारतीय संविधान में बहुत योगदान रहा। तो इसी कारण मैं आपको एक एक चीज़ बहुत बारीकी से पढ़ा रहा हूँ और आसान से आसान शब्दों में पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे। अब अगले वीडियो में हम 1784 का पिट्स ऑफ इंडिया जो एक्ट था उसे पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनका अध्ययन भी जारी रह सके। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विनोद गढ़वाल। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।